देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का अपने उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ संभव गुप्ता। बात करेंगे सबसे पहले विश्व पर्यावरण दिवस की। विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज देहरादून पहुंचे और यहां पर उन्होंने वृक्षारोपण कर सभी से पौधे के संरक्षण के लिए अपील की। इस दौरान उन्होंने राज्य के 70% भाग पर फैली हरियाली पर प्रसन्नता जाहिर की। विश्व पर्यावरण दिवस आज मनाया जा रहा है और इस बीच पौधा भी लगाया गया। एक बड़ा संदेश भी दिया गया कि पर्यावरण को साफ सुथरा रखना हमारे लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। वातावरण अच्छा होगा तो लोग कम बीमार पड़ेंगे और इस बीच स्वच्छता का संदेश भी दिया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी जो कि देहरादून पहुंचे, वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान वृक्षारोपण भी किया। आपको बता दें कि उत्तराखंड राज्य जो कि देवभूमि है और यहाँ पर हरियाली काफ़ी ज़्यादा है और राज्य के 70% भाग में हरियाली फैली हुई है। इसको लेकर प्रसन्नता जाहिर की है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। पर्यावरण की दृष्टि से पूरे देश को, समूचे विश्व को शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध पर्यावरण देने का काम करता है। इसलिए हमारे यहाँ पर आज 71% भूभाग पर पूरा फॉरेस्ट है, नदियों से आच्छादित है, वनों से आच्छादित है और पर्वतों से आच्छादित हमारा राज्य यहाँ पर जो सभी को हवा पानी देने का काम करता है, शुद्ध ऑक्सीजन देने का काम करता है। यहाँ अधिक से अधिक हम लोग पर्यावरण के प्रति सचेत रहकर पर्यावरण को बचाने के लिए जो भी अपने स्तर से हो सकता है, सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरह से चलन में न लाकर और अधिक से अधिक वृक्षारोपण करके और जो हमारे जल स्रोत और बहुत सारे ऐसे स्रोत जो प्राकृतिक रूप से वर्षों सदियों से चले आ रहे हैं, वो सूखने की कगार पे हैं, सूख चुके हैं, उन सभी का पुनर्जीवन हो। इस दिवस पर हम संकल्प लें कि हम पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए, संरक्षित रखने के लिए, उसके संवर्धन के लिए अपनी तरफ से जो भी हो सकता है उस काम को अपनी प्राथमिकता के आधार पर करें। उत्तराखंड के जाने माने क्रिकेटर श्री आकाश मधवाल आज मुख्यमंत्री आवास पहुंचे। यहां पर उन्होंने सीएम पुष्कर सिंह धामी से भेंट की। इस मौके पर सीएम धामी ने आकाश मधवाल को सम्मानित करते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की। बता दें कि उत्तराखंड के युवा क्रिकेटर आकाश मधवाल ने कई देशी विदेशी टूर्नामेंट में राज्य का नाम रोशन किया है और इस दौरान उन्होंने मुलाकात की। दोनों के बीच मुलाकात हुई है मुख्यमंत्री आवास पर और सीएम धामी ने सम्मानित किया है। आपको बता दें कि क्रिकेट का आकाश मधवाल जो कि उत्तराखंड में बड़ा नाम है। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करें चारधाम यात्रा की। चारधाम यात्रा में दर्शन करने वाले तीर्थयात्रियों का जो आंकड़ा है वो 20 लाख पार हो गया। सबसे ज्यादा 7,13,000 यात्रियों ने बाबा केदार के दर्शन किए। अब तक चारधाम यात्रा के लिए 40 लाख से ज्यादा यात्री पंजीकरण करा चुके हैं। बता दें कि सरकार ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए फिलहाल 15 जून तक केदारनाथ धाम की यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण पर रोक लगाई है। पर्यटन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार मौसम साफ होने पर केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री व यमुनोत्री धाम में रोजाना 60,000 से ज्यादा यात्री दर्शन कर रहे हैं। 22 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खोलने से चारधाम यात्रा का आगाज हुआ, जबकि 25 अप्रैल को केदारनाथ और 27 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने के बाद पूर्ण रूप से यात्रा शुरू हुई। 20 मई से हेमकुंड साहिब की यात्रा शुरू की गई। अब तक चारधाम यात्रा में 20 लाख से ज्यादा यात्री दर्शन कर चुके हैं। लगातार मौसम की चुनौती के बावजूद चारधाम यात्रा में व्यावसायिक टैक्सी, मिनी बस और बस से आने वाले यात्रियों की संख्या ने रिकॉर्ड तोड़ दिए। पिछले साल भी तीर्थ यात्रियों की संख्या ने चारधाम यात्रा में रिकॉर्ड तोड़े थे। वहीं इस बार फिर कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार चारधाम यात्रा में तीर्थ यात्रियों की संख्या पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा है। वहीं चारधाम यात्रा में तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए
राज्य सरकार की तरफ से सारी व्यवस्थाएं की गई। यात्रा मार्ग पर चिकित्सकों की टीम को तैनात किया गया, जिससे तीर्थ यात्रियों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ कृष्णा कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो कृष्णा, चार धाम यात्रा जारी है और इस बीच माना जा रहा है ये भी कि इस बार भी सारे रिकॉर्ड, पिछले सारे रिकॉर्ड वो भी टूटने जा रहे हैं, क्योंकि श्रद्धालुओं की संख्या बहुत ज्यादा है। बिल्कुल संभव। देखिए, चारधाम यात्रियों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। उसकी वजह हम कह सकते हैं कि एक महीने में ही सिर्फ लाखों की संख्या में 20 लाख से अधिक यात्रियों ने, श्रद्धालुओं ने जो है वो चारधाम पहुंचकर बाबा के दर पर एक तरीके से मत्था टेका और वहां दिखाई दे रहा था। क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिस तरह से पहले ही दिन से चारधाम यात्रा को लेकर लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और उसके बाद हमने देखा कि अधिकारी भी किस तरीके से मुस्तैद जो है वो लगातार चारधाम यात्रा को लेकर दिख रहे हैं। जी, चारधाम श्रद्धालु इन दिनों उत्तराखंड में पहुंच रहे हैं। उससे हम साफ कह सकते हैं कि प्रशासन की तैयारियां जो है वो पूरी तरीके से जोर पकड़ी हुई है, जिसकी वजह से चारधाम यात्री जो है वो उत्तराखंड में जगह जगह से पहुंच रहे हैं। संभव जी, लेकिन इस बीच यहाँ पर तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं सरकार की ओर से कृष्णा, कि जो भी यात्री हैं जिन्हें कोई दिक्कत होती है तो चिकित्सकों की टीम मौके पर मौजूद है। हर बात का ध्यान सरकार की ओर से रखा जा रहा है ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। और ये कहा जा रहा है कि 40 लाख से ज्यादा यात्री जो कि पंजीकरण करा चुके हैं और अब तक 20 लाख से ज्यादा यात्री जो कि दर्शन कर चुके हैं। माना जाए तो ये संख्या और ज्यादा बढ़ सकती है आगे आने वाले समय में। अभी बिल्कुल संभव। देखिए, हम कह सकते हैं कि चारधाम यात्रा शुरू हुए भी लगभग हम एक महीना तक हो चुके हैं, जिसमें 20 लाख से अधिक श्रद्धालु जो है चारधाम तक पहुंचकर दर्शन कर चुके हैं और अब 40 लाख से ज्यादा लोगों का रजिस्ट्रेशन भी आने वाले समय तक के लिए हो रखा है। तो हम कह सकते हैं कि इस वर्ष की जो श्रद्धालुओं का आंकड़ा है लगभग 1 करोड़ के आसपास जो है वो टच कर जाएगा। पिछले वर्ष की तमाम पाबंदियों के चलते और तमाम खामियों के चलते तक 75 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन किए थे। तो इस बार शुरू से ही लोग जो है आंकड़े लगाए बैठे हैं, प्रशासन भी आंकड़े लगाए हैं कि जिस तरह से एक महीने में ही चारधाम यात्रा में 20 लाख से अधिक श्रद्धालु पहुंचे हैं, तो आने वाले 5 महीने यात्रा एक तरीके से और खुली हुई है, तो उसमें दर्शन करने के लिए श्रद्धालु और भी पहुंचेंगे। क्योंकि देखिए, काफी दिनों से उत्तराखंड में मौसम भी खराब है, तो प्रशासन और शासन जो है वो लगातार रजिस्ट्रेशन पर भी पाबंदी लगा रहा है। फिलहाल 15 जून तक जो है वो रजिस्ट्रेशन पर रोक लगी हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी श्रद्धालु जो है वो उत्तराखंड में आ रहे हैं, फिर उनको प्रशासन वापस नहीं भेज रहा है, वो दर्शन करने के लिए सीधा आगे ही जा रहे हैं। हालांकि हम कह सकते हैं केदारनाथ की यात्रा जो है वो बार बार रोक के जो है वो सुचारू चली जा रही है, क्योंकि काफी पड़ाव में जो है पैदल यात्रा में 18 किलोमीटर तक ट्रैक जो संभव है उसमें काफी दिक्कत जो है यात्रियों को करनी पड़ती है। हालांकि शासन प्रशासन ने वहाँ पर व्यवस्थाएं सभी कर रखी है, चाहे हम पेयजल की बात करें, विद्युत की बात करें, चाहे हम सड़क सुरक्षा की बात करें, तो ऐसी तमाम सुरक्षा और व्यवस्था प्रशासन ने तय कर रखी है ताकि किसी भी श्रद्धालु को किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना हो। क्योंकि आंकड़ा भी 20 लाख से पार पहुंचा है। अब बरसात आएगी तो हम कह सकते हैं कि बरसातों में काफी कम संख्या जो है ये श्रद्धालुओं की हो जाएगी। इसके बाद से हम देख सकते हैं कि अगस्त सितंबर से ये आंकड़ा जो है और बढ़ जाएगा, क्योंकि हम नवंबर तक जो है वो नवंबर के अंत तक बद्रीनाथ के धाम भी कपाट खुले रहते हैं। तो ऐसे में अधिक से अधिक लोग बद्रीनाथ धाम भी जाते हैं केदारनाथ धाम बंद होने के बाद से। तो अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में कितनी और अधिक श्रद्धालु उत्तराखंड आते हैं, क्योंकि जो बातें प्रशासन की तरफ से हो रही है 1 करोड़ श्रद्धालु आएगा, क्या वे सभी एक तरीके से सुरक्षित उत्तराखंड में रह पाएगा या क्या उनकी व्यवस्था होगी? क्योंकि केदारनाथ धाम में जो भी एक तरीके से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रशासन की जो है वो खामियां भी लगातार दिख रही है, जिस पर वो मीडिया पर भी खुलकर बोल रहा है। प्रशासन ऐसी खामियों को कब बाबा के दरबार से दूर करेगा ताकि किसी भी श्रद्धालु को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, ये एक बड़ा सवाल लगातार है और ये कब खोलकर प्रशासन करेगा ये भी देखना होगा संभव। और कृष्णा, ये तो बात हो गई श्रद्धालुओं की, और साथ ही श्रद्धालुओं की संख्या जो बढ़ रही है वो अलग चीज़ है, लेकिन इस बीच जो संख्या बढ़ रही है तो इस बीच चुनौती और ज़्यादा बढ़ जाती है जब मौसम खराब होता है। लेकिन भक्तों का जो उत्साह है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। जो श्रद्धालु हैं वो भक्ति में रमे हुए हैं और कई जगहों पर देखते हैं कि मौसम विभाग की ओर से चेतावनी दी गई थी कि आने वाले समय में मौसम में परिवर्तन हो सकता है, कई जगहों पर बारिश हो सकती है। तो क्या उसको लेकर क्या उत्साह में कमी है भक्तों में? नहीं, देखिए बिल्कुल भी नहीं। मौसम किसी भी प्रकार की जो है वो यात्रा में खलल नहीं डाल रहा है। यात्रियों में और श्रद्धालुओं में जो उत्साह एक तरीके से वो लेके आ रहे हैं कि चारधाम पे हमको जाना है, बाबा के दर पर जाना है, दर्शन करके आना है। तो मौसम में देखिए बारिश जो है उत्तराखंड में हर वर्ष ही चारधाम यात्रियों को मिलती है। हम ये भी कह सकते हैं कि
प्रभान केदार बाबा की कृपा रहती है सभी के ऊपर, जिस वजह से मौसम एक तरीके से शानदार यहाँ पे रहता है और सुहाना मौसम हो जाता है, जिस वजह से यात्री भी एक तरीके से श्रद्धालु भी इस तरीके से खुशी से झूमते हुए बाबा के घर पर जाते हैं और दर्शन करके और वापस लौटते हैं। तो ऐसे में श्रद्धालु के लिए ये सब खुशनुमा पल हो जाता है, इसमें यात्रियों की कमी में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। हालांकि हम कह सकते हैं कि जुलाई और अगस्त की जो बारिश तेज बरसात पड़ती है उसमें कहीं ना कहीं यात्रा में बहुत ज्यादा फर्क देखने को मिलता है। जो हजारों में संख्या दिल्ली यात्रियों की होती है वो 100 में सिमट कर रह जाती है। तो ऐसे में लोगों में डर तब रहता है, क्योंकि बरसात में हम देखते हैं कि इसी केस के बाद से जब से पहाड़ी रास्ता शुरू होता है तो जगह जगह पर लैंडस्लाइड की वजह से बंद हो जाता है, जिसमें काफी यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिससे बचने के लिए कोई भी मानसून सीजन में उत्तराखंड में यात्रा करने से लगातार बचता हुआ दिखता है। संभव जी कृष्णा, बहुत धन्यवाद आपका ज़्यादा जानकारी के लिए। तो इस बार चारधाम यात्रा में तीर्थ यात्रियों की संख्या पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। चारधाम यात्रा में तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए राज्य सरकार की तरफ से पूरी व्यवस्थाएं भी की गई हैं। यात्रा मार्गों पर डॉक्टरों की टीम को तैनात किया गया, जिससे तीर्थ यात्रियों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। तीर्थ यात्रियों में चारधाम यात्रा को लेकर भक्त बेहद उत्साहित हैं और उत्साह के साथ यहाँ पर पहुँच रहे हैं। बड़ी संख्या में अब तक 20 लाख से ज़्यादा यात्री जो कि दर्शन कर चुके हैं। ये कहा जा रहा है कि प्रतिदिन 60,000 से ज़्यादा यात्री दर्शन कर रहे हैं और आशीर्वाद ले रहे हैं। मौसम की चुनौती के बावजूद भी यहाँ पर ये उत्साह कम नहीं हुआ और ये उत्साह और ज़्यादा बढ़ रहा है। बढ़ते आगे हरिद्वार में पुलिस प्रशासन को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बता दें कि कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम से प्रचलित रंगदारी मांगने वाले मामले का पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी अजय सिंह ने पुलिस और सीआईओ की विशेष टीमों का गठन किया और जल्द मामले के खुलासे के निर्देश दिए थे। बता दें कि संतोष महेश्वरी की मोबाइल पर कॉल करते हुए धमकी देते हुए रंगदारी के तौर पर 20 लाख रुपए का सोना मांगा था और ऐसा न करने पर हत्या करने की धमकी दी गई थी। मामले की जांच अभी पूरी नहीं हुई थी कि व्यापारी को फिर एक नंबर से धमकी मिली, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत मामले में कार्रवाई की। एसएसपी अजय सिंह का कहना है कि कुछ दिन पहले हरिद्वार हार्डवेयर व्यापारी ने मामला दर्ज कराया था। मामले में व्यापारी ने कहा कि उन्हें फोन के माध्यम से कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम से धमकी दी गई है। पुलिस ने इस मामले में तुरंत मुकदमा दर्ज किया। जांच में पता चला कि मोबाइल नंबर राजस्थान का है, जिसके बाद पुलिस ने मामले की तहकीकात करते हुए विशेष टीम का गठन किया। 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल मामले में पूछताछ हो रही है। मार्च को इसमें सूचना आई थी। हमारे व्यापारी हरिद्वार के श्री माहेश्वरी जी के द्वारा सूचना दी गई। इनको अज्ञात नंबर से एक कॉल आई थी और एक गैंगस्टर बिश्नोई के नाम से जो है लॉरेंस बिश्नोई के नाम से इनसे अवैध रूप से जो है रंगदारी की डिमांड की गई थी। इस पर इन्होंने सूचना पुलिस को दी थी। पुलिस द्वारा इसमें एक्सटॉर्शन का मुकदमा दर्ज किया गया था। साथ ही साथ जब इन्वेस्टिगेशन चल रही थी पता चला ये मोबाइल जो नंबर जिससे फ़ोन किया गया था वो राजस्थान क्षेत्र में किसी व्यक्ति का था। पुलिस टीम जब राजस्थान पहुंच के वेरीफाई करती तो पता चलता उनका मोबाइल जो है कुछ दिनों पूर्व ही खो गया था और इसकी सूचना इन्होंने वापस आने के बाद दी थी। तो इसके बाद पता चला कि मोबाइल खोने के कारण किसी के द्वारा दुरुपयोग किया गया। साथ ही साथ इसी मोबाइल नंबर से जो व्यक्ति का खोया था राजस्थान से, इससे रायवाला के 2 अन्य व्यापारियों को भी धमकी भरे कॉल गई थी, जिसमें रायवाला देहरादून में भी 2 मुकदमे एक्सटॉर्शन के दर्ज किए गए थे। अवैध तस्करी के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। एसटीएफ और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक अंतर्राज्यीय तस्कर को पुलभट्टा थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया। पुलिस ने तस्कर के पास से 30 लाख रुपए कीमत के 3 किलो अफीम बरामद की। गिरफ्तार तस्कर राकेश सिंह बरेली के फरीदपुर कस्बे का रहने वाला है और उत्तर प्रदेश से अफीम लाकर उत्तराखंड के छोटे छोटे ड्रग डीलरों को सप्लाई करता था। कल रात एसटीएफ को पुलभट्टा थाना क्षेत्र में ड्रग की बड़ी डिलीवरी होने की सूचना मिली थी और जिसके बाद एसटीएफ ने पुलिस के साथ जाल बिछाकर तस्कर राकेश को गिरफ्तार कर लिया। एसटीएफ ने तस्कर से 3 किलो अफीम बरामद की, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 30 लाख रुपए कीमत है। एसपी क्राइम चंद्रशेखर
घोड़के ने बताया कि आरोपी बदायूं से अफीम लाकर उत्तराखंड में सप्लाई करता था। फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है। इस क्रम में हमें उत्तराखंड की एसटीएफ और उधम सिंह नगर की थाना पुलभट्टा पुलिस टीम को एक संयुक्त ऑपरेशन इन्होंने किया है। इसमें बहुत बड़ी सफलता हमें मिली है। इसमें हमने लगभग 3 किलो अफीम बरामद की है। अभियुक्त राकेश कुमार जो थाना फरीदपुर जिला बरेली उत्तर प्रदेश का निवासी है, इसको हमने 3 किलो अफीम और एक मोबाइल फ़ोन के साथ गिरफ्तार किया है। इस क्रम में हम आगे भी विवेचना करके इसकी कड़ियाँ जोड़ेंगे और इसकी सप्लाई चेन को हम और भी गहनता से इसकी जाँच करेंगे। इलीगली इसको बेच रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता संदीप पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो संदीप, यहाँ पर उत्तराखंड में जो कि देवभूमि में नशा तस्करों के हौसले बुलंद हैं, अवैध तस्करों के जो खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है और ड्रग तस्करों को दबोचा किया है। जी आपको बता दें, जिस तरीके से उत्तराखंड का मुख्यमंत्री पुष्कर धामी का देवभूमि को नशा मुक्त करने का अभियान चल रहा है, उसी को लेकर आज एसटीएफ और पुलिस कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय तस्कर को पुलभट्टा थाना से गिरफ्तार किया है। लगभग 3 लाख की कीमत 30 लाख बताई जा रही है। आपको बता दें, ये उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड में आता था और छोटे ड्रग डीलर को सप्लाई करता था। जी, और संदीप, इनके नाम क्या हैं, अब इन पर क्या कार्रवाई की जा रही है और कौन कौन सी धाराएं इनके तहत जोड़ी गई हैं? अब जी आपको बता दें, फरीद का रहने वाला है और इसका नाम और ये आता था और लगातार पुलिस आज पूछताछ चल रही है। और देखना ये है कि किन सामने पुलिस आ सकता है। अभी तो पुलिस इनसे पूछताछ चल रही है। जी, चलिए ठीक है संदीप, बहुत धन्यवाद आपका ज़्यादा जानकारी के लिए। तो ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया जा रहा है, दबोचे गए लाखों की अफीम भी बरामद हुई। बड़े स्तर पर नशे की तस्करी यहाँ पर हो रही थी। चलिए बढ़ते हैं आगे। हेमकुंड साहिब यात्रा मार्ग पर ग्लेशियर खिसकने से बर्फ में लापता हुई महिला की तलाश में आज फिर बचाव अभियान चलाया गया, जिसमें एसडीआरएफ के जवानों ने बर्फ में दबा हुआ महिला यात्री का शव बरामद कर लिया। आपको बता दें कि यात्रा मार्ग पर भारी बर्फ आने से रास्ता बंद हो गया है, जिससे यात्रा भी रोकी गई, जिसमें एक महिला श्रद्धालु कमलजीत कौर लापता हो गई थी। बता दें कि जिस वक्त तीर्थयात्री ग्लेशियर पॉइंट से गुजर रहे थे, उसी वक्त अचानक बर्फ खिसक मार्ग पर आ गई, जिससे तीर्थयात्री बर्फ के बीच में फंस गए। फिलहाल मौके पर एसडीआरएफ के जवानों ने पहुंचकर 5 तीर्थयात्रियों को बर्फ से निकाल लिया है। राज्य में पार्किंग की समस्या के समाधान के लिए पहाड़ों में टनल पार्किंग बनाई जानी है और जहां पर पहली टनल पार्किंग मसूरी के कैंपटी फॉल में बनेगी और जिसके लिए 120 करोड़ की डीपीआर तैयार हो चुकी है। आपको बता दें कि राज्य में पार्किंग की समस्या के समाधान के लिए 12 शहरों में पहाड़ में टनल पार्किंग बनाई जानी है और इनमें पौड़ी में 2, टेहरी में 6, उत्तरकाशी में 2, नैनीताल में 2 पार्किंग शामिल है। इस पार्किंग में 400 वाहनों को पार्क करने की भी सुविधा मिलेगी। ये पार्किंग ऐसी बनाई जाएगी कि एक तरफ से वाहन पार्किंग के लिए घुसेगा और दूसरी सड़क पर बाहर निकल जाएगा। बढ़ते की बात करेंगे। उत्तराखंड में ड्रोन संचालन को बढ़ावा देने के लिए अब कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा और इसके लिए सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी ने ड्रोन संचालन और निर्माण कंपनियों से प्रस्ताव मांगे हैं। आपको बता दें कि ITDA की निदेशक नितिका खंडेलवाल ने बताया कि पिछले दिनों ड्रोन नीति बनाने के दौरान सभी हितधारकों की बैठक हुई थी। इसमें ड्रोन निर्माता और संचालकों से ड्रोन कॉरिडोर का प्रस्ताव मांगा। उन्होंने बताया कि ये प्रस्ताव आने के बाद राज्य के हवाई नक्शे के हिसाब से इसका अध्ययन किया जाएगा, फिर DGCA को प्रस्ताव भेजा जाएगा। DGCA से अनुमति मिलने के बाद राज्य में ड्रोन के कॉरिडोर तैयार हो जाएंगे। सभी जिलों में ड्रोन संचालन के लिए जो कॉरिडोर बनेंगे उन्हें आपस में लिंक किया जाएगा।
इसके बाद प्रदेश में ड्रोन के समर्पित रास्तों का पूरा नेटवर्क तैयार हो जाएगा। नीतिका खंडेलवाल ने बताया कि ड्रोन कॉरिडोर बनाने के पीछे हमारा एक मकसद ये भी है कि इससे ऐसे रास्ते तैयार किए जाएंगे जो हवाई सेवाओं को बाधित ना करें। देश भर में बाघों के संरक्षण के तहत किए जा रहे प्रयासों के बीच उत्तराखंड में लगातार बाघों की मौत हो रही है। यहां बीते 5 महीने में 12 बाघ बाघिनों की मौत हो चुकी है। सबसे ज्यादा मौतें कुमाऊं के सेंट्रल तराई क्षेत्र में हुई। आपको बता दें कि 2018 की गणना में उत्तराखंड में बाघों की संख्या 442 थी। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार देश भर में इस साल बीते 5 महीने में कुल 76 बाघों की मौत हुई। इनमें 12 बाघ केवल उत्तराखंड में मारे गए हैं। उत्तराखंड में इस साल बाघ की पहली मौत का मामला जनवरी में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में सामने आया था। उसके बाद फरवरी में 3 बाघ नैनीताल और रामनगर में मृत पाए गए। प्रदेश में इस साल अभी तक 12 बाघों की मौत हुई है। और आपको बता दें कि उत्तराखंड में बाघों की मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है और आए दिन मौत हो रही है। उसके बाद वन विभाग में भी हड़कंप मच गया। बता दें कि 5 महीने में, जी हाँ, 5 महीने में 12 बाघ बाघिनों की मौत हुई है। वन मुख्यालय ने सीसीएफ कुमाऊं को जांच सौंप दी है और इस पर कदम उठाने की बात कही और कहा गया इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। बढ़ते आगे, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जन्मदिन पर कई बीजेपी नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों ने शुभकामनाएं दी हैं। लोकसभा अध्यक्ष ने भी उन्हें बधाई दी और इसी कड़ी में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जन्मदिन पर बधाई दी। सीएम धामी ने कहा कि बाबा केदार और बद्री विशाल से आपके उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और सुयशपूर्ण जीवन की कामना करता हूं। बता दें कि सीएम योगी एक ऐसा नाम है जो माफियाओं का काल है, उपद्रवियों, दंगाइयों में दहशत का नाम है। वो सेवक भी है, साधु भी है, शांत भी है, तो अपराधियों के लिए प्रलय भी है। और साथ ही उनका संकल्प ऐसा, जो कहा सो किया। जिम्मेदारी ऐसी है कि जो काम थामा उसे पूरा कर दिखाया। कुछ ऐसे ही हैं सबसे बड़े प्रदेश के सबसे लोकप्रिय मुखिया महंत योगी आदित्यनाथ। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन पर सभी ने बधाई दी और साथ ही सीएम योगी के दीर्घायु जीवन की कामना की। और ये ट्वीट आप देख सकते हैं। इस ट्वीट के माध्यम से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बधाई दी है। और इस ट्वीट में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट में जिक्र करते हुए लिखा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई। बाबा केदार एवं बद्री विशाल से आपके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु के साथ कामना करते हैं और आपका आने वाला जीवन और अच्छा हो। बात करेंगे मसूरी की। मसूरी नगर पालिका में भ्रष्टाचार की खबरें अब आम हो गई हैं। मसूरी का भ्रष्टाचार लगातार सूबे में चर्चा का विषय बना हुआ है। भ्रष्टाचार क्षेत्र में इतना हो गया कि उप जिला चिकित्सालय के मुख्य गेट के पास निर्माण के नाम पर तोड़ी गई सड़क 3 महीने बीत जाने के बाद भी नहीं बनाई गई, जिसके कारण लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, जिससे लोगों को आवाजाही में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वहीं चैम्बर लगने से कई वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। दुर्घटनाओं के मामले में भी इस क्षेत्र में लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन बेपरवाह नगरपालिका प्रशासन को इससे कुछ लेना देना नहीं है। लगातार सोशल मीडिया में इस सड़क को लेकर काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं। लोगों की माने तो नगरपालिका प्रशासन द्वारा सिविल रोड की सड़क को बेवजह तोड़ा है, जबकि ये सड़क बिल्कुल सही थी। उन्होंने कहा कि नगरपालिका प्रशासन द्वारा जनता की गाड़ी कमाई को ठिकाने लगाने के लिए पालिका के ठेकेदार द्वारा आनन फानन में सड़क को तोड़ दिया, और परंतु लगता है ठेकेदार सड़क बनाना भूल गया, जिसको लेकर लोगों में भारी आक्रोश है। लोगों का यह भी कहना था कि नगरपालिका द्वारा करोड़ों रुपए नाले, खाले और सड़कों के निर्माण के लिए लगाए जा रहे हैं,
इसके कारण भी क्षेत्र में समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। उत्तराखंड के काशीपुर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब ब्रांडेड कंपनियों का नकली सीमेंट बनाने की एक फैक्ट्री का पुलिस ने भंडाफोड़ किया। इस दौरान नकली सीमेंट के करीब 1250 कट्टे और अलग अलग कंपनियों के 1250 नकली खाली कट्टे बरामद किए। इस दौरान पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि नकली सीमेंट की फैक्ट्री का खुलासा करते हुए एसएसपी एसटीएफ आयुष अग्रवाल ने बताया कि नकली सीमेंट बनाए जाने से संबंधित कुछ दिनों से सूचनाएं प्राप्त हो रही थी। बीती रात मुखबिर की सूचना पर उत्तराखंड एसटीएफ व थाने काशीपुर पुलिस ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत कार्रवाई की और सुबह काशीपुर क्षेत्र से एक नकली सीमेंट बनाने की फैक्ट्री में छापेमारी कर व्यक्ति की गिरफ्तारी की है। उत्तराखंड एसटीएफ ने काशीपुर में नकली सीमेंट बनाने की फैक्ट्री का खुलासा करते हुए उन्होंने बताया कि काशीपुर क्षेत्र में चोरी छुपे एक नकली सीमेंट की फैक्ट्री संचालित की जा रही थी, जिस पर टीम की तरफ से काशीपुर के टांडव जैन क्षेत्र में एक बड़े गोदाम में छापेमारी की गई और इस दौरान एक नकली सीमेंट की फैक्ट्री संचालित होती पाई गई, जिसमें एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। उत्तराखंड में लगातार जो विभिन्न अपराधों में सक्रिय अपराधी हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में कल हमारी एसटीएफ टीम को सफलता मिली श्रीमान डीजीपी महोदय द्वारा निर्देशों के क्रम में कि जो लोग भी अवैध क्रियाकलापों में और अवैध उत्पाद बनाने, बिक्री करने और भंडारण में सक्रिय हैं उन पर कार्रवाई करें। इसी क्रम में हमारी एसटीएफ यूनिट जो कुमाऊं की है, इंस्पेक्टर एमपी सिंह साहब के नेतृत्व में उसको कल एक सफलता मिली है, जिसमें टांडा चौकी क्षेत्र में एक व्यक्ति के द्वारा अनधिकृत तरीके से गोडाउन हायर किया गया था और उसी में उसके द्वारा नकली विभिन्न ब्रांडों की सीमेंट की बोरियां पैक करके और दामों पर बेच करके लाभ कमाया जा रहा था। इस व्यक्ति का नाम वसीम है, यह मूलतः रामपुर का रहने वाला है। इस पे उत्तराखंड और यूपी में भी विभिन्न मुकदमे इस पे पहले से भी दर्ज है। यहाँ पे लगभग 1250 के करीब हमें बोरियां मिली हैं, भरी हुई सीमेंट की बोरियां मिली है, जिसमें अल्ट्राटेक, माइसेम से लेकर के और एसीसी सीमेंट और बांगर सीमेंट की भी बोरियां हैं। जब इन उत्पादों के जो अधिकृत यहाँ पे कर्मचारी हैं उनसे जब चेकिंग कराई गई तो उनके द्वारा इस चीज़ को सैंपल को ये किया गया कि हाँ, ये इसके द्वारा कहीं ना कहीं यहाँ पे अवैध तरीके से इसको संचालित किया जा रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज़।